तो बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। करल विधानसभा से करेंगे नामांकन और अखिलेश के साथ में समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। करल विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी पहुंचे और मैनपुरी में वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ उनके साथ में नजर आ रही है और इससे पहले वो अपने रथ पर मौजूद थे, जिस रथ के जरिए उन्होंने लगातार विधानसभा चुनाव में प्रचार किया, अपने पक्ष में वोट मांगे और उसी रथ से उतरने के बाद अब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ में समर्थकों की भारी भीड़ है और उनके सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ में मौजूद हैं और नामांकन दाखिल करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी देर में पर्चा दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। लगातार इस पूरी अपडेट पर हम नज़र बनाए हुए हैं। तो अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और एक बड़ा राजनीतिक अनुभव उनके पास है, बड़ा राजनीतिक कद है। चाहे हम संसद की बात करें, विधान परिषद की बात करें और अब विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में वो आजमगढ़ से सांसद हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कन्नौज से की थी और एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में, यानी कि उनके सामने जो सबसे बड़ा चेहरा है वो अखिलेश यादव हैं और इस वक्त वर्तमान में आजमगढ़ से वो सांसद भी हैं। तो अपने तमाम समर्थकों के साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। 2012 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने उस वक्त जीती थी और उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार समाजवादी पार्टी ने बनाई थी और अखिलेश यादव उस सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। तो थोड़ी देर में पर्चा दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। पहुंच चुके हैं मैनपुरी में, जिलाधिकारी कार्यालय में वो मौजूद हैं इस वक्त। उनके साथ में समर्थकों का भारी मेला इस वक्त लगा हुआ है और थोड़ी देर में वो पर्चा दाखिल करेंगे। तो पहली बार विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और मैनपुरी की करहल सीट सबसे सेफ सीट मानी जाती है और कहा जाता है, कहावत कही जाती है कि अगर समाजवादी पार्टी वहां से पत्थर को भी प्रत्याशी बना देती तो वो भी जीत जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो अखिलेश यादव ने सबसे पहले 27 वर्ष की उम्र में वो सांसद बन गए थे। कन्नौज से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो उपचुनाव था क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने वहाँ से चुनाव लड़ा था। 2 जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। तो कन्नौज जब उन्होंने छोड़ा तो अखिलेश यादव को विरासत में वो सीट मिली। 2000 में वो यहाँ से सांसद बने थे। 2004 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर से उन्होंने कन्नौज में चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर से वो चुनाव जीते। 2009 में वो चुनाव जीते। तो लगातार उन्होंने कन्नौज का लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था और 2012 में वो मुख्यमंत्री बने और उनके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज से वो सांसद रहे। तो अखिलेश की अगर हम बात करें, वर्तमान में वो आजमगढ़ से सांसद हैं और 38 वर्ष की उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। सबसे युवा मुख्यमंत्री का तमगा भी उनको हासिल है और 15 मार्च को उन्होंने 38 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 3 मई 2012 को उन्होंने सांसदी अपनी छोड़ दी थी। उसके बाद उनकी पत्नी उपचुनाव में सांसद बनी थी। निर्विरोध निर्वाचन उनका हुआ था उस दौरान। तो बड़ी चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने रही हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो सीधे मुकाबला उनका बीजेपी से है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि भारत एक बेहतर स्थिति में है। यहां पर न केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका की रक्षा के लिए भी उचित प्रबंध करने के प्रयास हुए हैं। कोरोना की 3rd वेव के दौरान आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से चला
कि थर्ड वेव की आशंका को समय से पहले ही नियंत्रित कर दिया गया है। सेकेंड वेव के दौरान भी ऑक्सीजन का संकट आया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन में प्रदेश का हर जनपद आज आत्मनिर्भर हो गया है। और भाइयों बहनों, प्रथम वेव में भी आपने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों को आए, उनको सुरक्षा, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना, पूरे कोरोना कालखंड में न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को देने का कार्य भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी आपकी सेवा में थे, लेकिन कोरोना के दौरान न सपा का था पता था, न बसपा का था पता था, न ही कांग्रेस का था पता था। जो संकट में साथी नहीं, वह आपका सही साथी नहीं। वह कैसे सहयोगी जो संकट में सहयोग न करे। संकट का सहयोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही थी। वही साथी है। ये तो सपा और बसपा तो अवसरवादी हैं, और चुनाव में अवसरवादियों को सही सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं इस धरती को नमन करता हूं। यह धरती महापराक्रमी योद्धा गोकुल जाट की भूमि भी है। याद करिए, गोकुल जाट जी के नाम पर हम लोगों ने यहां एक चौक का नामकरण किया है, सड़क का भी नामकरण किया है। याद करिए, गोकुल जाट ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहां पर जो औरंगजेब गोकुल जाट के खिलाफ निर्मम कार्रवाई किया था, और जिस गोकुल जाट जैसे महापराक्रमी महायोद्धा को औरंगजेब के खिलाफ लड़ना पड़ा था, क्योंकि वह धर्म और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था, तो एक वीर योद्धा के रूप में गोकुल जाट के नेतृत्व में यहां के योद्धाओं ने उस विदेशी आक्रांता के खिलाफ युद्ध का मोर्चा लिया था। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोकुल जाट को सम्मान नहीं दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आगरा में एक म्यूजियम बना रही थी औरंगजेब के नाम पर। हमने कहा म्यूजियम औरंगजेब के नाम पर नहीं बन सकता, आगरा का म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनेगा, और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आज आपके आगरा में बन रहा है। भाइयों बहनों, सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे। विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था, आगरा वंचित रह जाता था। आज तो आगरा को वायु सेवा से भी जोड़ दिया गया है। आज तो आगरा में मेट्रो का काम भी हो रहा है। अब तो हम लोगों ने आगरा में गंगा जल उपलब्ध करवा दिया है। और भाइयों बहनों,
हर घर नल की योजना, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी हमारी सरकार बहुत शीघ्र करने जा रही है। पिछली सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उस सरकार ने गरीबों का, वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का, दिव्यांगजनों की पेंशन को बंद कर दिया था। हमारी सरकार 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ये हमारी गरीब कल्याण की योजना को प्रदर्शित करता है। कुंवारी कन्याओं के लिए कन्या सुमंगला योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। डबल इंजन की सरकार, हर कन्या को स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी की स्नातक तक की पढ़ाई फ्री में, और फ्री में ही नहीं बल्कि 15,000 रुपए बेटी को पढ़ाई के दौरान भी सरकार अलग से उसके अकाउंट में देने का कार्य करेगी। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया। भाइयों बहनों, बेटियों की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की स्थिति, दंगा, हर तीसरे दिन दंगा, या बेटियों की सुरक्षा में कितना खेल होता था। लेकिन आज बेटी भी सुरक्षित है, प्रदेश में दंगे नहीं होते। अब तो दंगा करने वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर चश्मा हो जाएंगे। बाप-दादों ने जो नैतिक अनैतिक तरीके से कमाया है, सब बिक जाएगा। इसलिए सभी लोग आज दंगा करने से भागते हैं। नहीं तो भाइयों बहनों, सपा की सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। एक नीति बन चुकी थी प्रदेश की दंगा करने की। और इसलिए आज हम सब आए हैं आपके बीच में आपसे कहने के लिए, मात्र भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आस्था का भी सम्मान कर रही है। प्रत्याशियों की सूची आप देखें, कैसे कैसे लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक होड़ लगी है। ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का, उन निर्दोष जाति युवकों का, गौरव और सचिन नाम के निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ, एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया, प्रदेश के विकास की योजनाओं पर बंदर बांट करने का कार्य किया। प्रदेश के विकास को इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा जो भी षड्यंत्र हो सकता था, उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत दुनिया के अंदर एक महाताकत के बनकर के उभर रहा है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और महिला को आज सम्मान मिल रहा है। और आप देख सकते हैं, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों के लिए हो, गरीबों को उनकी उपज का दाम देने का हो, फूड प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में आलू प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग यूनिट लगाने की कार्रवाई हो। अभी हम लोगों ने मथुरा में लगाया, एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया है जहां 1 लाख मीट्रिक टन
आलू की प्रोसेसिंग हर साल होगी।